सारे रास्ते गांव जाने तक वो कुछ देख तो सकती ना थी, बस सर झुकाए आंसू बहाती रही। तिमी खामोशी से उसे देख रहा था। वो ये नहीं जानता था वो क्यों इतना रो रही है। शायद वो अचानक इस शादी से खौफजदा है या फिर अकेली कहीं दूर जाने से घबरा रही है। रुखसती पर लड़कियां रोती हैं ये तो वो भी जानता था। वो गांव पहुंचे। टैक्सी से उतरकर उसने टैक्सी रवाना की और कॉल मिलाई। एक हाथ से घबराकर धुंधली आंखों से वहां वहां देखती माया का हाथ नरमी से थाम लिया। वो गर्म हो रही थी। तिमी ने उसे देखा और हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ। वो सहम कर पीछे हुई। वो अटेंड हो चुकी कॉल की तरफ मुतवज्जो होता उसकी हरकत नोट नहीं कर पाया। जी साईं, मैं गांव आया हूँ, अगर मेहरबानी करके गाड़ी भेज दो। वो माया को तकता मुस्कुराते लहजे में बोल रहा था। जाने आगे से क्या कहा गया। वो होले से हंस पड़ा। सादा सा कदरे दही, उजट सा लबो लहजा, भारी आवाज। जाने वो देखने में कैसा होगा। माया ने सर डाले सोचों में गुम। सोचा था न जाने अब उसे कहाँ और कैसे रहना होगा। जाने ये साथ खड़ा इंसान कैसा होगा। दावियाल जैसा जालिम, सख्त और डराने वाला। ऐसा ही होगा। उसे अच्छे मर्दों का तो पता ही नहीं था। अच्छे मर्द तो शायद होते ही नहीं दुनिया में। इन सोचों से उसका दिल कांपने लगा था। चेहरे पर पसीने की नमी और जर्दी छाने लगी। एक तेज लैंड क्रूजर कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती उन तक पहुंची और झटके से रुक गई। उसे फुर्सत से तकता तैमूर चौंक कर गाड़ी को देखने लगा। तेज हवा से उड़ती धूल पर वो बुरी तरह खांसती निढाल हुई। तैमूर ने आगे बढ़कर उसके गिर्द बाजू फैलाते उसे खुद में समेट कर सहारा दिया। गाड़ी से निकलते नवाबजादा तैफूर ने बगौर तैमूर के हिसार में खड़ी उस लड़की को देखा। गाड़ी में बिठाए इनको, शायद डस्ट एलर्जी है। तैफूर ने गाड़ी का डोर खोलकर उसे इशारा किया। तैमूर ने सर हिलाकर माया को उसी तरह थाम कर गाड़ी में बिठाया। उसके सर से ढलकते आंचल को सही से सर पर टिकाया। बैग गाड़ी में रखा और खुद फ्रंट सीट पर नवाबजादा तैफूर के बराबर आ बैठा। हम हवेली जा रहे हैं क्या, उसने सवाल किया। माया सीट से टेक लगाए आंखें मूंद गई थी। कहीं तो आसमान पर चलते हैं। आप हनीमून मना लेंगे और मैं किसी एक तरफ बैठकर जमीन के नज़ारे कर लूँगा। फुर्सत ही फुर्सत है आजकल। तैफूर ने नर्म शाइस्ता लहजे में मजाक से कहा और दोनों कहका लगाकर हंसने लगे। अब बस कर जाएं तिमी, बहुत हो गई एक्टिंग। आपका ये हुलिया देखकर दिल चाह रहा है गाड़ी से कूद जाऊं। बहुत एडवेंचर कर लिए और इस बार तो हद हो गई एडवेंचर की। तैफूर ने उसकी क्लास ली। आखिरी जुमले पर माया की तरफ इशारा किया। वो खामोशी से सब सुन रही थी। कोई बात पल्ले ना पड़ी। शायद वो कुछ ज्यादा कुंजेन हो चुकी थी। अच्छा लगता है ऐसा करके, कभी करके देखिएगा, जिंदगी का दूसरा रुख पता चलेगा। लोगों के रवैये और हकीकतें खुलती हैं। वो अचानक ही बदले हुए लहजे में संजीदगी से बोला था कि माया भी पहली बार हैरान हुई थी। ऐसा मुहज्जिब भारी लहजा और दिलकश आवाज़, जैसे कोई चौथा फर्द उनके दरमियान आ गया। ऐसा तब्दील लहजा, इतनी अचानक। गाड़ी कुशादा महलनुमा हवेली के करीब पहुंच चुकी थी। तैफूर ने उसकी बात पर सर हिलाया। गेट हुआ और गाड़ी फाटक क्रॉस करती ड्राइववे पर तेजी से आगे बढ़ी और हवेली के अंदरूनी पोर्शन के करीब जाकर सामने रुक गई। वो दोनों गाड़ी से उतरे। सामने ही हवेली के सब लोग फूल लिए मौजूद थे। वो इस हवेली का सबसे अहम और लाडला बेटा था और इतनी अहमियत रखता था हवेली में कि उसके लिए नवाब सिकंदर और बेगम नवाब भी वहीं मौजूद थे। तिमी आ गए, हमारे छोटे नवाब आ गए। मुख्तलिफ पुरजोश आवाज़ों ने उनका इस्तकबाल किया था। हुलिया देखें अपना, थकते नहीं इन ड्रामों से आप। नवाब सिकंदर ने आगे बढ़कर उसकी पीठ थपकते घूर कर कहा तो वो कहकहा लगा कर हंसा। एक अरसे बाद वो ऐसे खुलकर दिल से हंसा था। कहाँ है वो दुल्हन, कहाँ है आपकी, हमारी छोटी बहू कहाँ है। सवालिया नजरों और जुमलों ने गाड़ी का ताक़ुब किया। वो सर पर हाथ मारता पलटा। गाड़ी में कब से खामोश बैठी माया अपनी चादर में सिमटती जा रही थी। घबराहट से पूरा वजूद लरस रहा था। उसे लाने वाले जाने कहाँ चले गए थे। उंगलियां मरोड़ती वो तेजी से भीगती आंखों को रगड़कर बस रोने ही वाली थी जब उसकी तरफ का डोर खोला गया। वो सहम कर आंखें मीच गई। काश वो बीनाई से महरूम ना होती। तिमी ने नरमी से उसके कपकपाते हाथ को थामा। आ जाओ, घर आ गया है, घबराओ मत, मैं हूं ना। वो उसे पकड़कर बाहर निकालते हुए नर्म मेहरबान लहजे में बोला था। उसके लहजे पर उसके अंदर से काफ़ी हद तक खौफ ज़ाहिर हुआ था। माशाल्लाह, ये तो कांच की गुड़िया लगती है, चांद का टुकड़ा है ये तो। तिमी की बहनें भाभियां उसे देख बेसाख्ता बोली थी। पूरी हवेली की मुलाजमाओं ने रश्क से अपने छोटे नवाब की बीवी को देखा था। वो प्यारी ही नहीं, बहुत ज्यादा प्यारी थी।
न बिल्कुल नवाबजादा तिहाम के जोड़ की थी। उसे अंदर ले जाया गया। ये तो बहुत कम उम्र लगती है तीमी। अंदर तख्तनुमा सोफे पर उसे बिठाते नवाब बेगम ने उसे गौर से देखते आहिस्तगी से कहा, कोई बात नहीं, बड़ी हो जाएंगी बीजान। वो शरारत से बोलता माया को देखने लगा। हवेली की सब औरतें उसका तारुफ जानने की कोशिश में थी और वो सब सवालों से घबरा रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि अपना तारुफ भी देना पड़ेगा उसे। वो अपने ही बारे में ज़्यादा जानती ही नहीं थी। तहाम उसके पास जाकर बैठ गया। वो जानता था उसके पास लेंस नहीं, वो सही से नहीं देख पा रही। उसकी परेशानी वो जानता था, मगर बाकी सब इस बात से अनजान थे। वो चाहता तो बता सकता था, मगर अभी उसे माया की ये कमज़ोरी बताना अच्छा नहीं लगा। मैं सब घर वालों का इंट्रो देता हूँ तुम्हें, तुम सबको जान लो। तीमी ने उसका हाथ थाम कर कहा। नवाब सिकंदर और बेगम नवाब के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ी नुदरत, जो नवाब के पुराने दोस्त और सियासी घराने की बहू थी, उसके 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और 1 ही बेटा। उसके बाद नवाबजादा अंस, जिसकी शादी अपनी खालाजाद साइका से हुई थी, वो दोनों शादी के 5 साल बाद भी बे औलाद थे। फिर इफ़्फ़त थी, जो अपनी पुप्पो की बहू बनी। दूसरे गांव में उनकी हवेली थी, उसके 2 बच्चे थे और दोनों बेटियां थीं। फिर नवाबजादा तैफूर था, जिसकी बीवी रिदा पुप्पो की बेटी और इफ़्फ़त की नंद थी। उनका एक ही 1.5 साल का बेटा था। ताहम नवाब सिकंदर के सबसे छोटे भाई नवाब तैमूर का इकलौता बेटा था। माँ पैदा करते ही मर गई थी और बाप चंद साल बाद। उसे शुरू से ही नवाब सिकंदर और बेगम नवाब ने पाला था। इस हवेली का सबसे छोटा लड़का नवाबजादा तिहाम तैमूर था, जिसने हमेशा उल्टे सीधे काम करके हवेली वालों को हैरान किया था। हत्ता कि शादी भी अचानक ही कर ली। इस बेहद बड़ी हवेली में बहुत हिस्से थे और इस दूसरे हिस्से में नवाब सिकंदर के 2 भाई अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। उसने मुख्तसरन सबका तारुफ दिया। माया अपने घूमते सर को संभाल बैठी थी। वो ना किसी को देख सकती थी और ना ही कुछ समझ पाई थी। उसकी आंखें भारी हो रही थी, आवाज़ें दूर होती महसूस हो रही थी, जैसे वो सबसे दूर अकेली बैठी हो। बीजान माया की तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो अपने हाथ में थामे उसके हाथ की तपिश महसूस करके परेशान हो रहा था। उसे फीवर था, जो शायद थकन और परेशानी में बढ़ गया था। नवाबजादा तिहाम तैमूर, जो अनजान लोगों में ज़्यादातर अपने बाप के नाम से पहचाना जाता था, उसने हायर स्टडीज़ फ़ौरन से कंप्लीट की थी। वो मलेशिया की यूनिवर्सिटी से बिज़नेस की डिग्री लेकर आया था। जब अपनी बीजान के बहुत बीमार होने पर उसे वापस आना पड़ा। वो कुछ अजीब नेचर का मालिक था, उल्टे सीधे हुलियों में ऊटपटांग हरकतें करने वाला। वो अपने इलाके के मुख्तलिफ आम घरानों में जाता, उनसे मिलता जुलता, उनके दरमियान बैठता। उसने मलेशिया में भी बिल्कुल एक आम लड़के की ज़िंदगी गुजारी। ना कोई शाहाना शौक रखता था और न ही अयाशियों का शौक था। पाकिस्तान आकर उसने वही शौक उभर आए थे दोबारा, आम हुलिया रखना। और इस बार उसने बिजनेस की डिग्री कंटिन्यू करने के लिए शहर की जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पहले रोज़ ही वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुलिया बनाकर एक देहाती गंवार लड़का बनकर गया था। उसने अपनी फैमिली बैकग्राउंड कभी किसी को नहीं बताया था, ना वो अपने असल हुलिये में कभी वापस आया। शहर में अपने फ्लैट पर रहता, मगर सबको लगता वो एक हॉस्टल में रहता है। उसके बाप भाइयों ने जब उसे शहर में ऐसे हुलिये में और बिगड़ी हालत में देखा तो हैरत की ज्यादती से कुछ बोल ही नहीं पाए। तहाम के इस अजीब शौक को पूरा करने पर सब मजबूर थे। वो हवेली में होता तो उससे ज़्यादा नखरीला कोई नहीं था, मगर हवेली से बाहर जब जब वो अकेला होता बिल्कुल बदल जाता। उसने गरीब बनकर बहुत से लोगों की हकीकी चेहरे देखे थे, हकारत भरे रवैये भी देखता था, मगर उसे कभी फर्क नहीं पड़ा। फिर ऐसे ही सब अमीर ज़ादों में उसे दावियाल मिला, नर्म रवैया रखने वाला, उसकी गरीबी को भी पसे पोश डालकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला। उसे वो अच्छा लगा। उसे लगा वो वाहिद है जिसके दिल में मैल नहीं। उसे सच्ची दोस्ती का मतलब पता है, जो लालची नहीं, जो दोस्ती को पैसों की ऐनक से नहीं देखता। वो उससे मरूब हुआ था और सच तो ये था कि वो दावियाल को दिल से दोस्त मानता था। और अब तो दावियाल ने एक और एहसान भी उस पर किया था, एक बहुत बड़ा एहसान जिसे वो सारी उम्र नहीं भुलाने वाला था। वो नहीं समझ पाया था, हमेशा जो नज़र आता है वैसा नहीं होता। वो दावियाल को जो समझता था दर हकीकत वो वैसा था ही नहीं। वो उस वक्त तिहाम के कमरे में मौजूद थी। उसकी तबीयत के बाइस उसे बीजान ने कमरे में भेजकर ख़ानदानी डॉक्टर को बुलवाकर चेकअप भी करवा लिया। थकन और खौफ से ये हालत हो रही है और इनको कमज़ोरी बहुत है, शायद कुछ खाया पिया नहीं। डॉक्टर ने उसके सिरहाने परेशान खड़े तिहाम को तफसील से आगाह किया तो लब भींच गया। वो शहर से गाँव तक का सफ़र बहुत लंबा था, जो उसने अपनी लापरवाही और ज़िद की वजह से गैर आरामदेह टैक्सी में तय किया था। शायद उस नए रिश्ते से वो खौफज़दा थी और शायद इसी खौफ के ज़ेरे असर वो सुबह से कुछ खा पी भी नहीं सकी होगी।
जो ये उसे सब कुछ सोचना चाहिए था। वो खिफ़्फ़त ज़दा सा पूरी चादर में छुपी माया को देखने लगा, जो बैकग्राउंड से लगे कुशन से टेक लगाए आँखें बंद किए हुए थी। डॉक्टर ज़रूरी हिदायत और मेडिसिन्स के नाम पर पर्चा लिख कर देता जा चुका था। बीजान ने मेडिसिन्स के लिए एक मुलाजिम को रवाना किया। माया को दूध और फ्रूट्स अपनी निगरानी में ही खिलाए। वो तैहाम की परेशान सूरत देख मुस्कुराई। वो आज कुछ ज़्यादा हसास हो रहा था। ठीक हो जाएंगी, बस बुखार ही तो है। उन्होंने उसे नरमी से तसल्ली दी तो वो सर हिला गया। सबके वहाँ से जाने पर तन्हाई पाते वो माया की जानिब मुतवज्जो हुआ। तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं कितना खुश हूँ आज, अब अचानक परेशान कर दिया तुमने। उसके पास बैठकर नरमी से उसके गाल को सहलाते हुए वो बोला। माया ने नीम व आंखों से उसे देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। शायद कुछ ज़्यादा थकन ज़दा थी वो। उसने हाथ बढ़ाकर एक नज़र उसे देखा और उस पे लिपटी चादर को उतारकर पीछे किया। बुखार की तपिश की वजह से वो पसीने से तर थी। बिखरे ब्राउन बाल उसकी गर्दन से चिपके थे। बिना किसी चादर के सादा लिबास में उसका नाजुक सा वजूद उसके सामने था। तेहाम ने नज़र चुराते उसे कंधों से थामकर कुशन्स हटाए और सही से तकिए पर उसका सर टिकाया। मौसम बदल रहा था और गांव की रातें सर्द हो रही थी, मगर वो अब तक फ़ैन ऑन करके सोता था। अब माया की हालत के पेशे नज़र उस पर चादर फैला दी। उसे सुलाकर खुद भी जाकर फ्रेश हुआ और बाहर आकर सबके साथ डिनर किया। सब काफ़ी देर महफिल जमाए बैठे रहे। उसकी जल्द अचानक शादी पर सबको उससे शिकायत थी, बहुत थी, मगर वो उसकी खुशी में खुश भी थे। वलीमे या शादी का बाकायदा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। वो नहीं चाहता था कि जब तक माया इस माहौल की आदी ना हो, बीमार हो, तब तक कोई भी थका देने वाला दिन आए। सबके साथ अच्छा खासा वक्त गुजार कर वो वापस रूम में आया तो कमरा बहुत सर्द हो रहा था। वो सर्दी लगने से गठड़ी बनी पड़ी थी। तेहाम ने एसी कंबल उठाकर उस पर फैलाया और विंडो बंद कर दी। उसके पास दराज होता उसे तकने लगा। उसके चेहरे को पहली बार देखकर जो बेताबी उसमें पैदा हुई थी उसे याद करके उसके लब मुस्कुरा उठे। दिल तो अब भी बेईमान हो रहा था। उसका सर उठाकर अपने बाजू पर रखता वो उसे अपने हिसार में लेकर देखने लगा। उसका एक एक नक्श दिलकश था। बंद आंखें, नन्ही सी नाक और नर्म गुलाबी होंठ, मुलायम रुखसार जिन पर गुलाबीपन झलकता था। चेहरे के गिर्द बिखरे नर्म बालों की लटें। वो दीवानावार झुककर लबों से एक एक नक्श छूने लगा। उसके लम्स को पाते उसके जलते दिल को करार आया, जैसे अजीब बेकरारी सी बढ़ती जा रही थी। हालांकि वो जानता था होश में माया उसे शायद करीब देखते ही शोर मचा दे। शायद इसलिए वो उसकी नीम बेहोशी का फ़ायदा उठा रहा था। अंदाज में ऐसी एहतियात थी जैसे वो कांच की गुड़िया और ज़रा सी सख्ती पर टूट जाएगी। मैं कभी नहीं चाहता तुम्हारी बेखबरी में इस तरह तुम पर हक जताऊं, मगर उसके रुखसार को उंगलियों से सहलाते वो भारी सरगोशी में बोलता रुका और झुककर उसके गाल पर पुरहिद्दत लब रखे। मैं इतना ईमानदार और मजबूत बिल्कुल नहीं हूँ। उसका नाजुक शफाफ गाल सुर्ख करके पीछे हटता वो बेचारगी से बोला। वो उसके बेताब शिद्दत भरे लम्स और मनमानियों से तंग होती बेचैनी से कसमस आई तो वो उस पर तरस खाता, खुद पर ज़ब्के करे पहरे बैठाता उसे खुद में भींच गया। दावियाल का ज़्यादातर वक्त अब शीरीं के साथ दावियाल का ज़्यादा वक्त अब शीरीं के साथ गुजर रहा था। उस वक्त भी वो उसे डिनर करवाने लाया था। थैंक गॉड तुमने माया को डिवोर्स दे दी। वो नीम पागल थी, सारी ज़िंदगी गुजर जाती नॉर्मल ना होती। शीरीं ने एक अदा से बालों को झटका देकर कहा। दावियाल ने उसे देखा, हसीन और वेल ड्रेस्ड। उसे लगता था जैसे कोई मॉडल हो। इर्द गिर्द के लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते, नफीस और नज़ाकतों भरी। अब भी नाक चढ़ाकर बोली। वो मुस्कुराकर सर हिला गया। शीरीं उसके साथ थी तो उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना थी। वैसे मामा बता रही थी तुमने उसकी शादी कर दी, किससे की? कौन पागल तैयार हुआ उससे शादी करने के लिए? शीरीं ने आगे की तरफ होकर राजदारी से पूछा। कैसी अजीब बात थी कि वो उन सब के लिए गैर ज़रूरी फ़र्द, हमेशा उनके दरमियान ज़रूरी टॉपिक बनकर रहती थी। शायद उनका हर लम्हा और हर बात माया के बगैर अधूरी थी। था एक गंवार फ्रेंड, गांव में रहता है, राज़ी हो गया वो। दावियाल को बताते हुए अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा वो तैमूर से जल रहा है, जैसे कोई कीमती चीज़ ले जाने पर एहसास से ज़िया होने लगे। उसने सर झटका। ओह गॉड, तो वो ग्रैनी की क्रिस्टल डॉल अब एक देहात में रहेगी। उसे तो डस्ट एलर्जी है ना, और वो तो इतनी नाजुक है कि धूप में निकले तो स्किन रेड हो जाती है उसकी। वाव, शीरीं कहका लगा रही थी। लोगों ने चौंक चौंक कर उस हसीना को खिलखिलाते हुए देखा था। उसके किए तंज पर दावियाल हंसना चाहता था, साथ मिलकर मजाक उड़ाना चाह रहा था, मगर पता नहीं क्यों उसका दिल साकिन होने लगा था। पछतावा रग रग में जहर बनकर फैल रहा था।
उसने सर झटका और मुस्कुराने की कोशिश की। इंसान जिससे नफरत करता है, जिसे उसने बर्बाद किया हो, उसके लिए दिल में नरमी पैदा होने पर इतना ही तंग होता है जितना दावियाल उस वक्त हो रहा था। वो नाजुक और नफीस लड़की अब देहात में रहेगी, धूल मिट्टी से अटे घर में खांसती रहती होगी, धूप में काम करने से उसकी स्किन जल गई होगी। दावियाल का अचानक ही दम घुटने लगा। हेलो, कहाँ खो गए तुम? क्या हुआ? बुरा लग रहा है मेरा ये सब कहना? शीरी ने उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात देख संजीदगी से पूछा। हाँ नहीं, बुरा क्यों लगेगा? ग्रैनी मामा अपसेट हैं। माया के लिए तो वही सोच रहा था कि खैर छोड़ो ये बातें, जो होना था हो गया, और जो हुआ वही तो होना नहीं चाहिए था ना। दावियाल को लगा वो ये बात खुलकर मुस्कुराकर लापरवाही से बोल रहा है। शीरी ने हैरत से उसे देखा। एसी की कूलिंग में भी उसके चेहरे के पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। वो बहुत बेचैन सा बोल रहा था। डोंट वरी, तुम ग्रैनी के लिए फिक्र मत करो। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम माया के यहाँ जाएं, देखें तो सही वो कैसे रह रही है वहाँ, और कैसा घर है उसका, कैसी फैमिली है। शीरी मुतजस्सिस से बोल रही थी, लहजा इश्तियाक से भरा था, आंखों में माया के अंजाम को देखने की चमक। दावियाल को तैमूर का घर और फैमिली याद आई। वो लोग, वो घर इस काबिल नहीं है कि 5 मिनट वहाँ रुक सकें हम। वहाँ गर्मी है, हब्स है, जानवरों का शोर और स्मेल, और वो लोग डर्टी और स्मेली हैं। वहाँ जाकर रुकना मुहाल है। दावियाल रुक रुक कर बता रहा था। शीरी की आंखें फैल गई, चेहरे पर परेशानी उभरी। दावियाल, वो तो मर जाएगी वहाँ, कैसे रहेगी वहाँ? वो उसे देख कर रह गया। शीरी तसव्वुर करके खौफजदा हुई। दावियाल का सर फटने लगा। वो क्यों नहीं कांपा था? ये सब सोचकर उसे क्यों खौफ नहीं आया था? वो यकदम उठ खड़ा हुआ। आउट चलें, बस खा लिया, मैं घर जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ। वो टाई की नोट खींचकर ढीली करता बदहवास सा बोल रहा था। शीरी फिक्रमंद से खड़ी हुई और अपना हैंड बैग उठा लिया। वो मर जाएगी, कैसे रहेगी? गाड़ी में बैठकर घर जाने तक और घर जाकर रात के दूसरे पहर तक ये जुमले उसके दिमाग पर हथौड़े बनकर बरसते रहे। ना वो सो पाया और ना उसे सुकून मिला। वो सर डाले अपने बिस्तर पर बैठी थी। तबीयत उसकी काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। जितना उसका ख्याल रखा जा रहा था, थकन भी उतर चुकी थी और काफ़ी हद तक लोगों का खौफ भी ख़त्म हो गया था। मगर अपनी धुंधली स्याह बिनाई की वजह से वो सबके दरमियान बैठने से घबरा रही थी। जितना कोशिश की गई उसे सबके दरमियान बिठाने या वक्त देने की, उतना वो सबसे चुप रही थी। तेहाम आज सुबह से ही नवाब साहब के साथ अपने शहर गया हुआ था। शाम को ही लौटा और आते ही उसने सबसे पहले माया का पूछा था। वो बेहतर है मगर बाहर नहीं आती, घबराती हैं सबसे। खाना आज भी कमरे में ही भेजा गया, जाकर देखें कोई मसला तो नहीं। हमें तो कुछ नहीं बता रही, कब तक ऐसे चलेगा? क्या वो ऐसी उम्र गुजार देंगी? जान की परेशानी से कही बात पर वो सर हिलाता सीधा अपने कमरे में पहुंचा। गहरे मैरून रंग के शलवार कमीज के साथ रेशमी दुपट्टा सर पर ओढ़े वो इतनी दिलकश लग रही थी कि कितनी ही देर वो भुलाए सब कुछ। उसे यकटुक देखता रहा और शायद वो उसकी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी तो बेचैनी से पहलू बदल गए। कैसी तबीयत है अब? वो आगे बढ़कर उसके नर्म हाथों का लम्स महसूस करता, उसके हाथ लबों से लगाकर पूछने लगा। माया ने घबरा कर हाथ खींचे। ठीक हूँ, प्लीज़ मेरे पास मत आओ, वो हकला कर बोलती उससे फासले पर होने लगी। तेहाम ने बगौर उसकी हरकत देखी। सबके साथ बैठा करो, क्या रूम बंद करके दरवाज़ा बंद करके बैठी रहती हो? दिल नहीं घबराता तुम्हारा? वो बोलते हुए उसके सामने बैठ गया। बेताब नज़रें उसका जायज़ा ले रही थी और शायद उसकी नज़रों की तपिश ही थी जो माया को महसूस हो रही थी। वो बार बार दुपट्टा ठीक करती और कभी ड्रेस ठीक करती। नहीं नहीं, दिल घबराता नहीं है मेरा यहाँ, तुम जाओ यहाँ से, जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ अकेली। वो परेशानी से बोल रही थी। वो देख नहीं सकती थी, उसे यही परेशानी थी। उसे क्या खबर कि कौन कब उसके पास है, कौन उसे देख रहा है। वो अम्मा ताजा के हिसार में छुप कर रहने वाली लड़की अब कैसे सबके दरमियान बैठ जाए? मैं क्यों जाऊं? ये मेरा रूम है मिसेस, तुम मेरी वाइफ हो, और क्यों ठीक हो तुम अकेली? वो उसकी बात पर गुस्सा हुआ। इससे पहले कि उसे खींचकर अपने करीब करता, उसे देखकर वो चौंका। भीगती आंखों से वो घबराई हुई नज़रें घुमा रही थी। तेहाम को यकदम एहसास हुआ वो देख नहीं सकती, लेंस के बिना बिल्कुल नहीं, और जब तक वो देख ना पाए वो कैसे सबके दरमियान नॉर्मल बैठ सकती थी। उसे अपनी लापरवाही पर दिल खोल कर गुस्सा आया। क्या तुम्हारे लेंस घर रह गए हैं या तुम्हारे सामान में हैं? उसके सवाल पर वो अपनी जगह जम गई। यानी वो उसकी बीनाई की कमजोरी से वाकिफ है। खो गए, बताते हुए उसकी आवाज़ भर आ गई। तेहाम को उसकी बेबसी शिद्दत से महसूस हुई। इट्स ओके मेरी जान, मैं ले आऊँगा, रोना मत। उसने हाथ की पुश से उसके गालों पर फैलती नमी को साफ किया। वो सिसकी दबाती सहम कर मजीद पीछे हुई।
तेहाम का जब्त जवाब देने लगा। वो उसके छूने पर जैसे दूर होती उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। क्या तुम्हें पता है कि मेरे साथ तुम्हारी शादी हुई है? हस्बैंड कौन होता है और उसका कितना हक होता है? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होता है? क्या ये सब किसी ने नहीं बताया? तेहाम ना चाहते हुए भी सख्त लहजे में बोला। उसे यहाँ आए 4 दिन हो चुके थे। उसकी बीमारी के 2 दिन वो किसी बच्चे की तरह उसका ख्याल रखता रहा, उसके पास रहता, मगर जब से वो हवासों में लौटी, जब से बेहतर हुई, उसके करीब आने पर ऐसे ही दूर भागती। हाँ, वो 18 साल की थी मगर बच्ची नहीं थी। लड़कियां तो इससे भी कम उम्र में शादियां कर लेती हैं, सब समझती हैं, और ये तो उसकी दूसरी शादी थी। वो मान ही नहीं सकता था कि वो इतनी नादान या मासूम होगी। तो क्या वो तहाम की कुर्बत और लम्स नापसंद कर रही है? वो इतनी बर्दाश्त वाला हरगिज़ नहीं था, और उसके लिए तो बिल्कुल नहीं। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसे देखकर तहाम के दिल में कैसी हलचल मच जाती थी, कैसे क़यामत जैसे ज़ब्त करता था वो उसके सवालात पर खामोशी से बिना कुछ कहे बस उसकी पहुंच से दूर होकर बैठ गई थी। तेहाम ने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचते उसे बगौर देखा। वो बुरी तरह डर रही थी। बाजू छुड़वाकर मजीद दूर हुई और बेड पर ही गिर जाती अगर वो ना संभालता। उसके गिर्द बाजू फैलाकर उसे खींचकर बेड के वस्त में करता वो दूर हुआ। क्या परेशानी है तुम्हें? मेरा करीब आना बुरा लगता है। तेहाम ने उसे घूरा। उसका पूरा वजूद बुरी तरह लरज रहा था और उसका चेहरा खतरनाक हद तक जर्द हो रहा था। और अगर उस नए रिश्ते की झिझक या शर्म होती तो वो ज़रूर उसे वक्त देता, एतमाद करता, मगर ये खौफ था, करेहत थी, ऐसा ही कुछ था उसके अंदर जो तेहाम को बुरी तरह जला रहा था। मम्मी, मेरे लेंस नहीं है, मैं नहीं देख सकती। सवाल गंदुम, जवाब चना वाला हिसाब हुआ। वो उसके सवालात बिल्कुल नज़रअंदाज करती घबरा कर बोली, मैं ले आऊँगा, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। क्या तुम अपना नाम जानती हो? तेहाम ने गहरा सांस भरकर बात बदलते मजाक किया। मेरा नाम। वो जैसे परेशानी से सोच में मुब्तला हुई। तेहाम का दिमाग झुंझुना उठा। तो क्या वो अपना नाम भी नहीं जानती? दावियाल ने कहा था वो एबनॉर्मल है, कभी कभी अपनी उम्र से कहीं पीछे बच्चों जैसा बर्ताव करती है, और कभी वो ऐसी लगती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसे यकीन नहीं आया। वो नॉर्मल लगती थी, बस थोड़ी शर्मीली या घबराई हुई लगी थी उसे। तो क्या वो वाकई अब नॉर्मल थी? तेहाम कितनी देर साकित सा उसे देखता रह गया। दिल में अजीब सा एहसास जागा, परेशानी या फिक्र के अलावा। उसके दिल में खौफ सा पैदा हुआ। वो उसकी अब नॉर्मेलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसने दिल से दुआ की कि ये उसका वहम हो, वो बस परेशानी से ऐसा बोल रही हो, या कह दे कि मजाक है। तुम तेहाम की ज़िंदगी हो, ओके? अब रिलैक्स हो जाओ। वो जल्दी से बोला। इस बार सवाल नहीं किया, बात ही बदल दी। माया ने हैरत से उसे सुना। तेहाम की ज़िंदगी? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। उसके लबों की बेआवाज़ हरकत पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। अब तुम पर हक जताने के लिए भी तुम्हारे सोने का अब तुम पर हक जताने के लिए भी तुम्हारे सोने का इंतज़ार करना पड़ेगा। होश में तो तुम करीब होने, छूने का भी हक छीन लेती हो। वो उठकर अपना ड्रेस लेकर फ्रेश होने के लिए जाता बुड़बुड़ा रहा था। ये तो शुक्र था कि उसकी नींद गहरी थी, अभी बहुत इंतज़ार बाकी था उसे अपने करीब करने के लिए, उसे नॉर्मल करने के लिए। वो दावियाल जैसा बेसब्र तो नहीं था कि पहली रात तलाक दे दे। अब वो सारी ज़िंदगी खुद से दूर नहीं करने वाला था उसे। हाँ, मगर वो इतना अच्छा और सब्र करने वाला भी ना था कि इंतज़ार में उससे दूर रह ले। वो तेहाम था, अच्छा भी था और बुरा भी, नर्म मिजाज भी था, गुस्सा भी कर ही लेता था। माया अभी तक अपने कांपते दिल को संभाल रही थी। वो शख्स अजीब था और उसका लम्स दावियाल या किसी भी दूसरे मर्द जैसा तकलीफ देता लम्स नहीं था। उसके अंदाज में नरमी थी,